ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परमनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। आज का सत्र ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का 1166वां एपिसोड हम सभी प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रस्तुत पुस्तक है पर्यावरण असंतुलन, जिम्मेदार कौन। परम पूज्य गुरुदेव ने इस पुस्तक का दूसरा अध्याय लिखा है, पर्यावरण प्रदूषण में एक प्राथमिक कारण नासमझी। इस अध्याय के अंतर्गत क्या लिखा है इस पर चिंतन करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि सबको इसका लाभ मिले। पर्यावरण की महत्ता और उपयोगिता से जन सामान्य का परिचित न होना पर्यावरण असंतुलन के लिए एक बड़ा कारण बन जाता है। इस नासमझी में वैज्ञानिक तथा कथित समझदार समझे जाने वाले बुद्धिजीवी, अमीर, गरीब तथा सामान्य जनता सभी जिम्मेदार है। हम जान समझ नहीं पाते कि दैनंदिन जीवन में व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक रूप में तालाब, नदी तथा आसपास के परिवेश को गंदा करने, यहाँ वहाँ थूकने, कचरा फेंकने, धूम्रपान तथा अन्य नशों के द्वारा तथा सामाजिक नैतिक मूल्यों को न मानने के द्वारा हम किस तरह सतत पर्यावरण को विकृत, प्रदूषित करते रहते हैं। नासमझी से जहां धनवानों द्वारा उपलब्ध संसाधनों की आवश्यकता से अधिक दोहन और खतरनाक पदार्थों का लापरवाही से प्रयोग होता है, वहीं गरीबों द्वारा जंगलों की निर्ममता से कटाई, यहाँ वहाँ मलमूत्र तथा कचरे विसर्जित करना और अव्यवस्था फैलाने जैसे कारणों से पर्यावरण संतुलन में तेजी से गिरावट आ रही है। बुद्धिजीवियों में भी पर्यावरण के प्रति अभी तक जिम्मेदारी व जागरूकता के भाव उत्पन्न नहीं हुए हैं। होना तो यह चाहिए कि वे स्वयं इसके महत्व को समझकर भाषणों, सेमिनार, फिल्मों, दृश्य श्रव्य कैसेटों, परिचर्चाओं, नुक्कड़ सभाओं, संस्थाओं, प्रेस, नियम कानून आदि के द्वारा जन सामान्य को पर्यावरण संरक्षण के उपायों से अवगत कराएं। तो साथियों, जन जागरूकता का अभाव एक बहुत बड़ा कारण है पर्यावरण प्रदूषण का। आप देख रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए सबसे पहले तो लोगों के भीतर जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको पर्यावरण संतुलन में वो कहाँ गलती कर रहे हैं, वो कहाँ नासमझी कर रहे हैं। कहीं भी मलमूत्र का त्याग कर देना, जंगलों की निर्ममता से कटाई करना, लापरवाही करना, ऐसे अनेकों कारण जो आपने इन पंक्तियों में पढ़े, धूम्रपान कर देना, थूकना, कचड़े फेंकना, नशे करना, सामाजिक नैतिक मूल्यों की अवमानना करना, ये सारे कार्यक्रम जो मनुष्य कर रहे हैं ये सब पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इसके लिए उनको जागरूक करने की आवश्यकता है, उनको जानकारी देने की आवश्यकता है। जो जानकारी ले लेते हैं वो फिर जबरदस्ती करते हैं। इसलिए
उनके भीतर उस संवेदना को जगाना है और उनको जागरूक करना है ताकि वो अच्छे से इन कमियों को समझ सके। दूसरा बिंदु है गंदगी, एक सामाजिक अपराध। मनुष्य एक की अनेक विशेषताओं में एक विशेषता यह भी है कि उसे मलिनता से घृणा और स्वच्छता से प्रेम है। जहां साफ सुथरा दिखाई देता है, साफ स्वच्छ वस्तुएं दिखाई देती हैं, वहां स्वभावतः सभी आकर्षित होते हैं। पर यदि आंखों के आगे कोई गंदी वस्तु आ जाए तो तुरंत उस तरफ से मुंह फेर लेते हैं। कोई दुर्गंध आए तो तुरंत वहां से हटकर दूर भाग जाने का प्रयत्न करते हैं। शरीर की हो या कपड़ों की, घर की हो या मोहल्ले की, गंदगी किसी को भी पसंद नहीं। सब उससे दूर भागने का ही प्रयत्न करते हैं। इस बात से यह मालूम होता है कि स्वच्छता और सौंदर्य आत्मा का गुण है। इससे उसे विशेष आत्मसंतोष मिलता है। आत्म विकास के लिए जिन सद्गुणों की आवश्यकता बताई जाती है, स्वच्छता उन सबका मूल मंत्र है। यही कारण है कि यहाँ प्रत्येक कार्य और प्रत्येक धर्मानुष्ठान में स्वच्छता को प्रमुख माना गया है। इसके बिना अपेक्षित पवित्रता का वातावरण बन नहीं पाता। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमें इस ईश्वर प्रदत्त गुण का अधिकाधिक विकास तथा सदुपयोग करना चाहिए। गंदगी से एक तरफ जहां पर्यावरण प्रदूषित होता है तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य प्रभावित होता है। आरोग्य को नष्ट करने वाले जितने भी कारण हैं, गंदगी उनमें सर्व प्रमुख है। शरीर की सफाई का समुचित ध्यान नहीं दिया जाता और इंद्रिय छिद्रों की पूरी तरह सफाई नहीं की जाती। जो शरीर में दाद, खाज, फोड़े, फुंसी, बिवाई आदि बीमारियां बनी रहती हैं, वस्त्र साफ नहीं होते और उनमें मिट्टी, तेल, पसीने आदि की दुर्गंध उड़ती रही है, तो इस दोषयुक्त वायु से खून की सफाई होती है। वस्त्र साफ नहीं होते और उनमें मिट्टी, तेल, पसीने आदि की दुर्गंध उड़ती रहती है, तो इस दोष युक्त वायु से खून की सफाई भी ठीक तरह नहीं हो पाती और भीतरी स्वास्थ्य संस्थान में मल विक्षेप जमा होने लगते हैं। इसी प्रकार जिन घरों के आसपास गंदी नालियां, पेशाब घर, नाबदान, कूड़ा, कचरा तथा गंदगी का ढेर सड़ता रहता है, उनके निवासी तो प्रायः किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त ही बने रहते हैं। गंदगी चाहे शरीर की हो, चाहे निवास स्थान की, उसका स्वास्थ्य पर सदैव ही बुरा असर पड़ता है। इससे भी अधिक दुष्प्रभाव मनुष्य की मानसिक स्थिति पर पड़ता है, जिससे न केवल मनुष्य ही अव्यवस्थित होता है, बल्कि आसपास के सारे जीव, वनस्पति सभी प्रभावित होते हैं। गंदा व्यक्ति कभी बुद्धिमान हो ही नहीं सकता। उसके कार्य भी गंदे, फूहड़पन से भरे हुए होंगे। गंदे व्यक्तियों में ही अक्सर आलस्य का दुर्गुण पाया जाता है। ऐसे व्यक्तियों के प्रति स्वच्छ मस्तिष्क के व्यक्तियों में भी घृणा और अविश्वास की भावना पैदा होती है। किसी भी समाज के लिए यह बहुत अशोभनीय बात है कि वहां के नागरिक इस प्रकार गंदगी के कारण स्वयं भी कष्ट पा रहे हों और दूसरों के लिए भी परेशानी का कारण बन रहे हों। दुर्भाग्य से भारतीय समाज जितना अंधविश्वासी, रूढ़िवादी तथा हानिकारक सामाजिक कुरीतियों से ग्रसित है, वहां एक बात यह भी है कि उसका स्वच्छता और सफाई का स्तर भी बहुत गिरा हुआ है। कुछ दिन पूर्व यहाँ एक विदेशी पर्यटक आया था। स्वदेश लौटने के बाद भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर उसने जो कुछ लिखा वह संतोषजनक था, पर पर्यटक की कलम से निकले हुए कुछ शब्द ऐसे थे जिनसे भारतीय समाज का एक अत्यंत भोड़ा रूप प्रकट होता है। उसने लिखा है कि भारतवर्ष में रात में भी लोग भटक नहीं सकते,
कदाचित किसी के सामने ऐसी स्थिति आ जाए कि उसे गांव पहुंचने का रास्ता न मिल रहा हो और अंधकार के कारण मार्ग भी साफ न सूझ रहा हो, तो उसे किसी ऊंचे स्थान पर खड़े होकर चारों ओर की गंध लेनी चाहिए। जिस तरफ से उसे दुर्गंध आती जान पड़ रही हो उधर ही चल पड़े तो निश्चय ही वह जल्दी ही किसी आबादी वाले गांव में पहुंच जाएगा। वस्तुतः भारतीय समाज की स्थिति ठीक ऐसी ही है। महात्मा गांधी गंदगी को भारतीय समाज का क्षय रोग कहा करते थे और इसके उन्मूलन के लिए उन्होंने विधिवत सफाई आंदोलन चलाने का विचार किया था। बापूजी इस देश में सफाई कर्मी मुक्त समाज की रचना करना चाहते थे, किंतु यह दोष इतना बढ़ चुका है कि उन्हें अंत तक सार्वजनिक स्थानों की सफाई की व्यवस्था से ही छुटकारा न मिला। सर्वोदयी कार्यकर्ता बाबू जयप्रकाश नारायण ने कहा, दुनिया के सभी देशों में हिंदुस्तान ही सबसे अधिक गंदा देश है। इस बात को अस्वीकार करने के कारण भी नहीं है। घने बसे सीलन और सड़न भरे धुआं, शोर और तनाव से ग्रसित शहरों का तो कहना ही क्या है। गांवों में लोग अधिक चौड़े में रहते हैं, कभी भी चारों तरफ मलमूत्र घूरे का साम्राज्य दिखता है। घर आदि सफाई रहित और गंदगी से ग्रसित रहते हैं। इसका कुप्रभाव भी उनके जीवन में देखने को मिल जाता है। आर्थिक साधनों की पर्याप्त व्यवस्था होते हुए भी उनका जीवन स्तर बहुत गिरा हुआ होता है और इसका कारण अधिकांश यही है कि वे गंदे रहते हैं और इसके कारण आए दिन बीमारियों से पीड़ित बने रहते हैं। स्वास्थ्य की खराबी के कारण एक ओर आर्थिक अपव्यय होता है तो दूसरी ओर उनकी कार्य क्षमता भी घटती है। फलस्वरूप जीवन स्तर में सुधार की कोई समस्या हल नहीं होती। शहरों में जहाँ की अधिकांश जनता शिक्षित होती है वहां भी गंदगी का बोलबाला कम नहीं है। टट्टी और पाखानों की व्यवस्था होते हुए भी लोग गली की नालियों के किनारे बच्चों को टट्टी और पाखानों के लिए बैठा देते हैं। सार्वजनिक स्थानों की दुर्दशा का तो कहना ही क्या। लोग धुंधलके में टट्टियों की बदबू से बचने के लिए पार्कों के किनारे पाखाना फिर आते हैं और अन्य सार्वजनिक स्थानों की भी गंदगी कर देते हैं। रास्ते चलते खाते जाना और मूंगफली, केले अथवा सिंघाड़ों के छिलके सड़क पर बिखेरते जाने में यहाँ के लोग कोई विशेष हानि अनुभव नहीं करते। किसी भी स्थान में थूक देना या नाक साफ कर देने के दुष्परिणामों पर लोगों ने विचार किया होता तो आज जो शहरों में स्थान स्थान पर कूड़ा करकट बिखरा दिखाई देता है वह न रहा होता और उनकी सफाई के लिए जितनी व्यवस्था नगर पालिकाएं बनाती हैं उतने से ही काम चल गया होता। पर कठिनाई ये है कि लोग अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति उदासीन बने रहते हैं। फलस्वरूप गंदगी को बढ़ते रहने का पूरा अवसर मिलता रहता है। शरीर, वस्त्र, घर, सामान, सार्वजनिक स्थान, इन सभी क्षेत्रों में जो मलिनता पाई जाती है उसका कारण कोई भौतिक कठिनाई नहीं है। मनुष्य का घटिया व्यक्तित्व ही एकमात्र कारण होता है। फुर्सत न मिलना, नौकर न होना, घर के अन्य लोगों का ध्यान न देना आदि बहाने हो सकते हैं, पर वस्तुतः वस्तु स्थिति ऐसी नहीं। अपने कार्यों को पूरा करने के बाद जो अपनी आजीविका या व्यवसाय से संबंधित होते हैं उन लोगों को इतना समय मिल जाता है जितने से वे अपनी ऐसी आवश्यकता बड़े आराम से पूरा कर सकते हैं। स्नान के लिए सभी लोग कुछ न कुछ समय निकालते हैं, पर इसे जो लोग केवल 2 लोटे पानी से शरीर को गीला कर लेना मानते हैं वह उनकी बड़ी भूल है। थोड़ा सा और ध्यान दे लें और शरीर को रगड़ कर साफ कर लें तो सामान्य समय की अपेक्षा अधिक से अधिक 5 मिनट का ही समय और ज्यादा लगेगा। इतना समय न तो किसी के लिए आपत्तिजनक हो सकता है और न ही इसके लिए किसी प्रकार का बहाना किया जा सकता है। आंख के आगे कूड़ा करकट का ढेर लगा रहता है पर वह खटकता नहीं। सामने की नाली में मल और मूत्र सड़ता रहता है पर वह अखरता नहीं। कितनी गजब की बातें हैं साथियों। हम लोग इन चीजों को अपनी चारों तरफ देखते हैं लेकिन इस ओर ध्यान ही हमारा नहीं जाता। यही है जन जागरूकता जिसे हम लोग स्वाध्याय के माध्यम से ऐसा जन जन तक पहुंचा सकते हैं। अब आपके नजर में जितने भी ऐसे व्यक्ति हों
जो चारों ओर गंदगी फैलाते हों अथवा गंदगी को नजरअंदाज करते हों, उन सब लोगों को ये अध्याय पढ़ाना चाहिए, उन सबको ये अध्याय भेजना चाहिए और जबरदस्ती उनसे निवेदन करके उनको सुनने के लिए विवश भी करना चाहिए। आंख के आगे कूड़ा करकट का ढेर लगा रहता है पर वह खटकता नहीं, सामने की नाली में मल और मूत्र सड़ता रहता है पर वह अखरता नहीं, कपड़े गंदे हो जाते हैं पर उसमें कोई बुराई नहीं जान पड़ती, सामान अस्त व्यस्त और बिखरा हुआ पड़ा रहता है पर उसे ठीक ठीक तरह से सजा कर रखने की बात नहीं सूझ पड़ती, लोगों का जैसा ढर्रा चलता रहता है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना उन्हें अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार घटिया मानसिक स्तर ही गंदगी का कारण है। यदि अपना उद्देश्य स्वच्छता और सफाई को विकसित करना हो तो यह कोई बड़ी कठिन बात नहीं है। वह पूरा न हो सके, सुरुचि जागृत हो जाए तो सब वस्तुएं स्वच्छ, सुव्यवस्थित और साफ रखी जा सकती हैं और उससे मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा भी आसानी से की जा सकती है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का यही प्राथमिक उपाय और उपचार है। बढ़ता कचरा, बढ़ते संकट। पेट भरने, तन ढकने और सिर छिपाने लायक आच्छादन बनाने की समस्या अभी हल नहीं हो पाई थी कि बड़ी मात्रा में उत्पन्न होने वाले कचरे को ठिकाने लगाने की नई समस्या सामने आ गई। प्रकृति अपने उत्पादित कचरों को ठिकाने लगाती और उपयोगी बनाती रहती है। पशुओं के मलमूत्र, पेड़ों से गिरते पत्ते आदि सड़गल कर उपयोगी खाद बन जाते हैं और कृषि उत्पादन में काम आते हैं। मनुष्य का मलमूत्र भी उतना ही उपयोगी है पर इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि उसे खाद न बनाकर नदी नालों में बहा दिया जाता है और पेयजल को दूषित किया जाता है। इसमें दोहरी हानि है, खाद से वंचित रहना और नदियों में फेंक कर बीमारियां उत्पन्न करना। आशा की जानी चाहिए कि मनुष्य को सद्बुद्धि आएगी और कचरे तथा वर्ज्य पदार्थों का भी खाद रूप में प्रयोग करने का प्रचलन चल पड़ेगा। किंतु इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि अनेक उपायों के बाद भी इन दिनों कचरों में भयानक वृद्धि हुई है। हर वस्तु कागज, प्लास्टिक के थैलों, पत्तल, दोना, डिब्बा आदि में बंद करके बेची जाती है। वस्तु का उपयोग होते ही वह पैकिंग कचरा बन जाती है और उसे जहां तहां सड़कों गलियों में फेंक दिया जाता है। इसकी सफाई में ढेरों खर्च तो होता ही है, विशेष समस्या ये है कि उसे डाला कहाँ जाए। शहरों के नजदीक जो उबड़ खाबड़ जमीनें होती हैं वे इस कचरे से भर जाती हैं। देहातों में ऐसी जगहें नहीं के बराबर हैं। जो पोखर, तालाब हैं वे बरसाती पानी एकत्रित करने के काम आते हैं, उन्हें भर दिया जाता है, अन्यथा उपयोगी कामों में बाधा पड़ेगी अन्य उपयोगी कामों में बाधा पड़ेगी। घुमा फिरा कर सबसे बड़ा गड्ढा समुद्र रह जाता है। नदियों के रास्ते उसमें पहुंचाया गया कचरा सड़ता है और अपने साथ मिली हुई विषाक्तता से जलीय जंतुओं का प्राण हरण करता है। यह भी एक बड़ी क्षति है। सुविख्यात पर्यावरण शास्त्री पॉल एरलिश का कहना है कि जीवन को बचाए रखने के लिए पृथ्वी पर आवश्यक तत्वों का ह्रास एवं पर्यावरण की हानि जितनी अमेरिका वासियों के द्वारा होती है, अन्य देशों के लोगों को की वजह से उतनी नहीं होती। औद्योगिक कचरे के अतिरिक्त घरेलू कचरा भी वहां सर्वाधिक उत्पन्न होता है। वहां प्रतिवर्ष 10 करोड़ टायर, 28 अरब बोतलें, 48 अरब डिब्बे और 70 लाख गाड़ियां कूड़े के ढेर में चली जाती हैं। इसी तरह पेरिस की गलियों में नित्य प्रति 20 लाख टन कूड़ा एकत्रित हो जाता है, जिसे ठिकाने लगाने पर $2.5 करोड़ प्रतिदिन खर्च होते हैं। ब्रिटेन में प्रतिदिन 2 करोड़ कागज के थैले कचरे के रूप में बाहर फेंक दिए जाते हैं। किंतु अब कचरा उत्पादन में भारत इनसे भी आगे है। यहाँ प्रतिदिन 20 करोड़ कागज के थैले इधर उधर सड़कों, गलियों, पार्कों में फेंके जाते हैं। अकेली दिल्ली में हर रोज 384 टन जूठन फेंकी जाती है। संयुक्त राष्ट्र के एक सर्वेक्षण में बताया गया कि दिल्ली, कलकत्ता, काहिरा, इस्तांबुल जैसे बड़े महानगरों में इस तरह के जूठन से जितना अधिक वातावरण दूषित होता है उतना और किसी से नहीं। विशेषज्ञों ने अपने अध्ययन में बताया कि अब सर्वाधिक कचरा कागज तथा प्लास्टिक के रूप में होगा। इसमें 75% की वृद्धि की संभावना की गई है और कहा गया है कि तब इसे दबाने के लिए जमीन भी न मिलेगी, मात्र जलाना ही एकमात्र उपाय रह जाएगा, जिससे उठते जहरीले धुएं एवं उड़ती विषैली धूल से जन स्वास्थ्य को भारी क्षति उठानी पड़ेगी। जनसंख्या वृद्धि के साथ ही गांव, नगर, हाट, बाजार बढ़ रहे हैं। साथ ही कचरे का अनुपात भी। इस समस्या को हल करने के लिए सर्वसाधारण को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि कम से कम कचरा उत्पन्न करें।
कूड़े को छांट कर उसमें से कागज बनाने लायक कचरा अलग कर दिया जाए, जिसे गलाकर नया सस्ता कागज बनाया जाए। खाने पीने के संबंध में जूठन न छोड़ने की आदत डाली जाए तथा जूठन के रूप में शेष कचरे को मछलियों तथा पंछियों के लिए चारे के रूप में प्रयुक्त किया जाए। बचे हुए शेष कचरे को जलाकर उसकी राख खेतों में डालने के लिए खाद रूप में प्रयुक्त किया जाए। घरेलू कचरे को दूसरे सम्मिश्रणों से के साथ ईंधन के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। ऐसे उपाय उपचार अपनाकर बहुत हद तक इस समस्या से निपटा जा सकता है। इस कचरे को समेटेगा कौन, इस विषय को हम लोग कल से पढ़ेंगे साथियों। आज के सत्र को यहीं पर विराम दें। आइए गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। सबका मंगल हो। जय राम जी की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।